एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल स्कैनिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल लीगल स्कैनिंग पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी टू रीच 500 प्लस सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच गाइज। जितने भी लोगों ने मुझे हेल्प किया, सपोर्ट किया, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, जिनको भी मेरी वीडियोस पसंद आए और उन्होंने सब्सक्राइब किया, उन सबको मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी। और ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे चैनल के साथ बनाए रहिए, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम लोग जरूर से जरूर अपना जो क्राइटेरिया है वो एक दिन पार कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो जरूर से जरूर उसे एक थम्स अप जरूर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिरकार आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं। और अगर अच्छी लगती हैं तो शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। ठीक है, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किससे रिलेटेड, वो तो आपको पिक्चर देख के समझ में आ ही गया होगा, है ना। यहाँ पे एक क्या है, एम्प्लॉयर है और यहाँ पे एक है एम्प्लॉय, है ना। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, दो लोग दिख रहे होंगे पिक्चर में। सो अब यहाँ इन पिक्चर को देख के आपको लग ही रहा होगा कि कुछ हम लोग बात करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट से ही रिलेटेड, है ना। तो यस, एम्प्लॉयमेंट से ही रिलेटेड बात करने वाली। इंडिया में अगर आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है, एम्प्लॉयमेंट का रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो रेट है ना वो कम है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है ना वो इंडिया में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं और बहुत कम लोग जो है वो एम्प्लॉयड। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो इससे हमें देखना है क्या कि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि एम्प्लॉयड थे। एम्प्लॉयड थे का मतलब क्या है कि उनको फायर कर दिया गया है उनके जॉब से, या उनको डिसमिस कर दिया गया है उनके जॉब से। अब बेचारे ये जो जिनको फायर कर दिया गया है, जिनको डिसमिस कर दिया गया है उनके जॉब से, उनके पास लीगल रिकोर्स क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम इसके ही बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कई लोगों को पता ही नहीं होता है, उनको जब फायर कर दिया जाता है, जॉब से निकाल दिया जाता है, ठीक है, जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं वहां से उनको निकाल दिया जाता है, तो उनको पता ही नहीं होता है कि हमारे पास क्या लीगल रिकोर्स अवेलेबल है, कानून में क्या हमें एक तरीके से कानून जो है वो कैसे उनकी हेल्प कर सकता है, लोगों को पता ही नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार अगर ऐसा कुछ हो जाता है आपके साथ तो आपके पास क्या लीगल रिकोर्स अवेलेबल है, आपके पास जो कानून है वो कानून आपका क्या कहता है, कानून के तहत आप कैसे हेल्प ले सकते हैं उससे। उन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें कि बताया गया है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का जो इंक्रीज हुआ है ना 2023 में, वो बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इंच हायर टू 7.45% इन February 2023 फ्रॉम 7.14% इन January 2023। तो फरवरी में आप देख रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बढ़ के 7.45% हो गया। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इंडिया में बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक टाइम्स की एक आर्टिकल में उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, हमने देखा कि 2023 के स्टार्टिंग से ही, जैसे ही कोविड पीरियड खत्म होता है, ठीक है, जैसे ही रिज्यूम होते हैं ऑफिसेस, ठीक है, जैसे ही कंपनीज रिज्यूम करती है अपने काम को, वैसे ही वो उसके थोड़े ही टाइम के बाद वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को एक तरीके से ले ऑफ करने लगती है। ठीक है, इंडियन स्टार्टअप ले ऑफ ट्रैकर 21,500 प्लस एम्प्लॉयज लेड ऑफ अमिड स्टार्टअप फंडिंग विंटर। कई सारे जो स्टार्टअप कंपनीज थे, ठीक है, जो स्टार्ट ही हुए थे, ठीक है, वो क्या करने लगे, धीरे धीरे अपने एम्प्लॉयज को क्या करने लगे, ले ऑफ करवाने लगे। ठीक है, अब
हैं और कई सारे हम देखते हैं, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जिनको की सबसे ज्यादा तो आप देख रहे होंगे कि गूगल जो है वो कई सारे अपने एम्प्लॉयज को फायर ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, आए दिन में जब लिंक्डइन खोलती हूँ तो किसी ना किसी का एक तरीके से बड़ा सा पैराग्राफ वो अपने ले ऑफ के बारे में लिखे ही रहते हैं। ठीक, Amazon plans to lay off 10,000 एम्प्लॉयज। ठीक, ये भी हमारा एक रीसेंट ही जो बोल सकते हैं कि फैक्ट है जो कि हमें बता रहा है। टेक ले ऑफ्स कंटिन्यूज 2020 का ही। ठीक है, जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो ले ऑफ कर रहे हैं 2100 इन फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ 2023। पहले ही वीक के 2023 में उन्होंने जो जितनी भी कंपनीज है, जो स्टार्टअप वाली कंपनीज हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि कितने कितने लोगों को उन्होंने क्या किया है, ले ऑफ किया है। ये बेचारे ले ऑफ वाले जो है पर्सन वो क्या कर सकते हैं अब, क्योंकि अगर एक बार आपको जॉब मिल गई, एक तरीके से अगर आप यही देखिए ना कि अगर एक अनएम्प्लॉयड इंसान है, ठीक है, उसको जॉब मिल जाती है। ठीक है, मान लीजिए जो लोअर मिडिल क्लास है ना अपने इंडिया में, वो बहुत ही ज्यादा कैटेगरी में, मतलब आप देखेंगे कि लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना उनकी कैटेगरी हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा लोग लोअर मिडिल क्लास के हैं, फिर आते हैं मिडिल क्लास वाले। ठीक है, तो लोअर मिडिल क्लास वाले क्या चाहते हैं कि जैसे ही उनका ग्रेजुएशन खत्म हो उनको एक जॉब तो मिल ही जाए। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो उनको जॉब मिल गई, मतलब मान लो कि उनके घर में एक खुशियों की बहार आ जाती है। अब मान लीजिए कि वही बंदे अगर उनको ले ऑफ कर दिया जाता है या फायर कर दिया जाता है या डिसमिस कर दिया जाता है उनके जॉब से, उनके पास क्या लीगल रिपरकशंस हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो ये तो हमारा फैक्ट्स है, डेटा जो अवेलेबल है हमारे पास ऑलरेडी, वो हमें बताता है कि रिसेंटली कितने ले ऑफ्स जो कंपनीज हैं, जितने भी, चाहे वो स्टार्टअप्स हो या फिर जितनी भी कंपनीज हैं इंडिया में, उन्होंने कितने कितने लोगों को ले ऑफ किया है। ठीक है, और ये जो ले ऑफ है ना सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये इंडिया के बाहर में भी जो कंपनीज हैं, गूगल हो गई, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो सब भी कंपनीज उन्होंने भी अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं थोड़ा बेसिक सा कि कितने टाइप के टर्मिनेशन जो है एम्प्लॉयमेंट का हो सकता है। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है क्या, वॉलंटरी। ठीक है, पहला होता है आपका वॉलंटरी टर्मिनेशन। ओके, दूसरा होता है अनवॉलंटरी या नॉन वॉलंटरी। ठीक है, अनवॉलंटरी या नॉन वॉलंटरी टर्मिनेशन होता है। ठीक, तो वॉलंटरी टर्मिनेशन क्या होता है, वॉलंटरी का मतलब होता है कि आप अपनी स्व इच्छा से, आप अपनी इच्छा से जो अपनी जॉब है ना वो छोड़ रहे हैं। ठीक है, चाहे कोई पर्सनल रीजन हो गया, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आपको अपना खुद का ही बिजनेस स्टार्ट करना है, एक स्टार्टअप करना है, एक स्टार्टअप वेंचर आपको खोलना है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिल रहा है, तो वो भी आप, अगर आपको सही नहीं लग रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो आप अपनी स्व इच्छा से भी जॉब जो है छोड़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, मैं कुछ बेटर डिजर्व करता हूँ, यहाँ पे मुझे उतना, एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे उतना मुझे अपना जो स्किल्स है वो दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप उसमें भी वॉलंटरी क्या कर सकते हैं, अपने वर्क को, अपने जॉब को छोड़ सकती हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ वॉलंटरी टर्मिनेशन, मतलब आप खुद ही एक तरीके से अपने जॉब को छोड़ रहे हैं। नोबडी इज फोर्सिंग यू टू लीव द जॉब। ठीक है, अगर आप अपने वर्क से खुश ही नहीं है, अनहैप्पी है एट योर वर्क, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लंबे लंबे घंटे आपको काम करने पड़ रहे हैं, आपका तो कोई सोशल लाइफ ही नहीं है, तो भी आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने जॉब को छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया एक तरीके का जिसे हम कहेंगे वॉलंटरी टर्मिनेशन। अब आते हैं इनवॉलंटरी या नॉन वॉलंटरी, ठीक है, टर्मिनेशन के बारे में। अब इनवॉलंटरी टर्मिनेशन क्या होता है, जहां पे जो एम्प्लॉय इज मेड टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट देयर ओन विल, आपकी स्व इच्छा यहाँ पे नहीं काम कर रही है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि भाई तुम निकल जाओ। जैसे कि ये जो उंगली आप देख रहे हैं, इस बंदे को बोल रहा है निकल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे इनवॉलंटरी, नॉन वॉलंटरी जो टर्मिनेशन होता है उसका यही मतलब होता है
कि यहाँ पे आप अपनी इच्छा से नहीं निकल रहे हैं, आप अपनी इच्छा से जॉब नहीं छोड़ रहे, आपको यहाँ पे एक तरीके से फोर्स किया जा रहा है या फिर आपको निकाल दिया जा रहा है अपने जॉब से। अब ये कितने टाइप के होते हैं? तो ये होते हैं आपके ले-ऑफ्स में, फायरिंग में, एम्प्लॉइज और डाउन सीजिंग। तो ये 3 तरीके के इनवॉलंटरी टर्मिनेशन हो सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि ये 3 तरीके के जो टर्मिनेशन होते हैं उनका मतलब क्या होता है। इलीगल डिसमिसल और रॉन्गफुल टर्मिनेशन। ठीक है, अब ये रॉन्गफुल टर्मिनेशन या इलीगल डिसमिसल कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि आप जहां जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिल रहा है। ठीक, मान लीजिए कि आप एक तरीके से कई सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, क्रीड, कलर के भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। इवन आप अगर आउटसाइड इंडिया जाएंगे, वहां पे जॉब करेंगे, अगर आप बहुत ही ज्यादा मतलब उनकी तरफ फेयरनेस आपका नहीं है, उस पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, नो डाउट। ठीक है, तो कई तरह के होते हैं। आपका अगर मान लो कि रिलीजन के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो इलीगल डिसमिसल या रॉन्गफुल टर्मिनेशन में ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके वजह से आपको टर्मिनेट कर दिया जा रहा है अपने जॉब से। ठीक है, तो ये होता है इलीगल डिसमिसल, जिसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे करते हैं? सेक्स, कलर, ठीक है, और क्या हो सकता है? कास्ट, क्रीड। ठीक है, इन सारे बेसिस पे इलीगल डिसमिसल या रॉन्गफुल टर्मिनेशन हो सकता है। गेटिंग फायर, फायर के केस में क्या होता है? मतलब कि आपको निकाल दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि आप जो आपका जो एम्प्लॉयर है उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी वजह से उसके एक जो ऑर्गेनाइजेशन है या उसके ऑफिस को, अगर उसके कॉरपोरेशन को या घाटा हो रहा है, तो इस वजह से भी वो क्या कर सकते हैं? वो जो एम्प्लॉयर होगा वो फायर कर सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज गेटिंग फायर्ड। ठीक है, अब ले ऑफ डाउन सीजिंग में आते हैं। ले ऑफ का क्या मतलब होता है? ले ऑफ का मतलब होता है कि मान लीजिए कि किसी भी कंपनी को अपना वर्क फोर्स कम करना हो, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉइज है आपकी कंपनी में, बट क्या हो गया कि आपकी कंपनी रेवेन्यू ही नहीं जनरेट कर रही है, तो क्या करेंगे? देखेंगे, ठीक है, कि जो जो एम्प्लॉइज उनके लिए बेनिफिशियल है उनको तो रख लेंगे, ठीक है, बट अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर कम हुए बेनिफिशियल उनकी कंपनी के लिए, तो वो आपको क्या कर देंगे? ले ऑफ कर देंगे। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि आप इस पीरियड तक के लिए ले ऑफ है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? उसके बाद दोबारा से आप कंपनी आके ज्वाइन कर सकते हैं। सो ले ऑफ में यही होता है कि अगर आप उस कंपनी के लिए, अगर वो कंपनी जो है वो रेवेन्यू अपना नहीं जनरेट कर पा रही, या एनी अदर थिंग जो कि उस कंपनी के बेसिस पे अगर वो अपना वर्क फोर्स कम करना चाहती है, ठीक है, और उस पे आप क्या कर रहे हैं कि आप उतना नहीं उस कंपनी को दे पा रहे अपने स्किल के द्वारा, तो वो क्या कर सकती हैं? ले ऑफ कर सकती हैं आपको। ठीक है, समझ में आ गया? डाउन साइजिंग, डाउन साइजिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो गई। भाई जब पैसे ही नहीं है तो कहाँ से कंपनी आपको देगी? मतलब ऑब्वियस ही बात है, आप काम करेंगे, आपको भी पैसे चाहिए, और जब कंपनी के पास ही पैसा नहीं है, वो खुद ही डूबी जा रही है, तो वो आपको कहाँ से पैसा देगी? दैट इज व्हाट वी कॉल एज डाउन सीजिंग। तो ये 3 तरीके के इनवॉलंटरी या नॉन वॉलंटरी टर्मिनेशन में आते हैं। ठीक है, ये सारे टर्मिनेशन होते हैं इनवॉलंटरी, जो कि आपकी इच्छा से नहीं बल्कि आपको वो फोर्स कर रहे हैं, या फिर आपको वो एक तरीके से वो उनका जो बोल सकते हैं क्राइटेरिया आप मीट नहीं कर पा रहे, तो वो आपको निकाल दे रहे हैं, जाओ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं अपने लीगल रिकोर्स पे। ठीक, तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि क्या अगर आप जो लीगल रिकोर्स लेने जा रहे हैं, क्या आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन में फॉलो करते हैं? तो वर्कमैन का मतलब क्या होता है? वर्कमैन की डिफिनेशन में कौन कौन लोग आते हैं, और जो जो लोग आएंगे उन्हीं को ये जो लीगल रिपरकशन है मिलेगा। ठीक, एनी पर्सन, अप्रेंटिस भी उसमें आते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई पर्सन जो है अगर वो एम्प्लॉयड है टू डू एनी मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड या टेक्निकल या ऑपरेशनल या क्लेरिकल या सुपरवाइजरी वर्क फॉर हायर
और रिवॉर्ड। ठीक है, अगर इन सारे कामों के लिए हायर किया गया है आपको, इन सारे वर्क्स के लिए, तो आप वर्कमैन के डेफिनेशन में फॉल करते हैं। ठीक, आगे बात समझ में। whether the terms of the employment be expressed or implied, and for the purposes of any proceeding under this act in relation to industrial dispute, include any such person who has been dismissed, discharged or retrenched in connection with or as the consequences of that dispute, जो भी dispute हुआ है, or whose dismissal, discharge or retrenchment has led to the dispute but does not include any such person। अब यहां पे ये जो हमारा एक्ट है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का ये हमारा एक्ट है। ठीक है, काफी पुराना है। तो ये जो एक्ट है ना, इसमें जो सेक्शन 2 क्लॉज एस है ना, वो डिफाइन कर रहा है वर्कमैन को। इसका मतलब कि अगर आप वर्कमैन की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, मतलब कि अगर आप कोई भी ऐसी जगह काम कर रहे हैं, अगर वो इंडस्ट्री है, ठीक है, तो अगर आप अनस्किल्ड हैं या स्किल्ड हैं, या फिर आप मैनुअल लेबर हैं, क्लेरिकल पोस्ट पे हैं, सुपरवाइजरी पोस्ट पे हैं, जैसे भी पोस्ट पे हैं, अगर आप इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री में अगर काम करते हैं, और अगर आपका इन सारी पोस्ट में से किसी पे भी अगर आपका पोस्ट है, तो आपको अगर निकाला जा रहा है, डिसमिस किया जा रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके से डिस्चार्ज करवाया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनके खिलाफ जो उस आपके और इंडस्ट्री के बीच में जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है, वो एक तरीके से इसके अंदर फॉल करेगा, और उसके बाद आपके पास लीगल रिपरकशन इसमें है, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। लेकिन कौन कौन से पर्सन इसके अंदर नहीं आते हैं, आइए उनके भी बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एयरफोर्स एक्ट के अंदर गवर्न किए जाते हैं। ठीक है, या फिर आर्मी एक्ट 1950 के अंदर जो गवर्न किए जाते हैं। Who is employed in the police service or as an officer or other employee of a prison। ठीक है, अगर आप कोई पुलिस सर्विस है, ठीक है, पुलिस सर्विस में अगर आप एम्प्लॉयड हैं, तो आप इसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप एक ऑफिसर हैं, ठीक है, तो भी आप इसके अंदर नहीं आएंगे। अगर आप एयरफोर्स में हैं, एयरफोर्स में अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट है, तो भी आप इसके अंदर नहीं गवर्न किए जाएंगे। ठीक है, ये आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता ये एक्ट। अगर आप आर्मी के अंदर है, तो भी ये जो एक्ट है ये आपको हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है, who is employed mainly in the managerial और administrative capacity, ठीक है, तो भी इस एक्ट के अंदर आप नहीं फॉल करते हैं। who being employed in a supervisory capacity draws wages exceeding 1,600 rupees per mensman or exercise by the nature of the duties attached to the office or by reason of the powers vested him functions mainly of the managerial nature। तो अगर आप ऐसा भी है, मैनेजेरियल नेचर का अगर आपका एम्प्लॉयमेंट है, तो भी आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर फॉल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्ट है ना, हमें ये बता रहा है कि वर्कमैन जो है, आप क्या उस वर्कमैन की कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्या आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्या आप कोई स्किल्ड लेबर है या अनस्किल्ड लेबर है या मैनुअल लेबर है, ठीक है, या सुपरवाइजरी ऑपरेशनल क्लेरिकल पोस्ट पे है, तो ही आप इस एक्ट के अंदर आके लीगल आपको रिकोर्स मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको डिसमिस कर दिया गया, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, तो क्या होगा, आपको 30 से लेकर 90 दिन की नोटिस मिलेगी। ठीक है, टर्मिनेशन के 30 से लेके 90 दिन के पहले आपको एक नोटिस पीरियड दिया जाएगा कि हम आपको निकाल रहे हैं आपके जॉब से। ठीक है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से ये मिल जानी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं मिलता है और आपको फायर कर देते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती है, तो वो है आप तुरंत के तुरंत कहाँ जा सकते हैं, लेबर कोर्ट में जा सकते हैं और वहां एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर वहां पे भी नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सिलिएशन ऑफिसेज में भी जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल्स भी हैं और नेशनल ट्रिब्यूनल्स भी हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ अथॉरिटीज है, क्योंकि क्या होता है, अगर जब इंसान
को निकाल दिया जाता है, ठीक है, जिनको इन सब के बारे में नॉलेज नहीं रहती कि भाई मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे पास तो कोई हेल्प ही नहीं करने को आ रहा है। तो आपको अगर समझ होगी और अगर आपको थोड़ी सी, अगर आप ऐसी वीडियोस अगर देख रहे हैं तो आपको एक तरीके से आइडिया मिल जाएगा कि आपको जाना कहाँ चाहिए, कौन आपकी हेल्प कर सकता है। क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन, ठीक है, अगर आपको निकाल रही है तो आप उससे ऐसे लड़ने तो नहीं जाओगे, क्योंकि आप उनके अंडर काम कर रहे थे, आप उनसे ऐसे नहीं लड़ सकते हो। लेकिन आपको जो लॉ है, आपका जो कानून है, वो एक तरीके से आपको हेल्प कर सकता है उनसे लड़ने में, जो कि आपका लेबर कोर्ट है, कंसिलिएशन ऑफिसर्स हैं, और जो ट्रिब्यूनल्स है, और या फिर नेशनल जो ट्रिब्यूनल्स है, ये सब आपको हेल्प कर सकते हैं और आपको एक तरीके से जस्टिस दिला सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो 30 से 90 डे का जो एक जो आपका नोटिस पीरियड है, ये हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ही बताया गया है। ठीक, मान लीजिए कि अगर when terminating more than 100 members working in a manufacturing plant, माइन और प्लांटेशन यूनिट, तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना उनको निकालने से पहले बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम कर रहे हैं या माइन में काम कर रहे हैं या फिर प्लांटेशन यूनिट, ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो अगर 100 या 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज को एक साथ निकाला जा रहा है तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना वहां पे उस इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं, केस दायर कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगर आपका डिसमिसल हो रहा है, ठीक है, अगर आपको एक तरीके से इस किसी भी इंडिविजुअल को निकाला जा रहा है तो आपके पास क्या लीगल रिकोर्स है, इसके बारे में आइए जान लेते हैं। ठीक है, तो इस एक्ट को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, मेन जो इसका प्रोविजन है जो कि आपके लिए हेल्पफुल है वो पढ़ देते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपका एक तरीके से क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है आपके जॉब से, या डिसमिसल हो गया है, रिट्रेंचमेंट हो गया है, टर्मिनेशन हो गया है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली लेबर कोर्ट में या फिर ट्रिब्यूनल में। ठीक है, पहले आप क्या कर सकते हैं, आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि 45 डेज के अंदर अंदर आप क्या करिए, एप्लीकेशन फाइल कीजिए कंसिलिएशन ऑफिस में। ठीक है, कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाके आप क्या करिए, एक एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद 45 डेज के बाद आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लेबर कोर्ट में या फिर ट्रिब्यूनल में जाके आप वहां पे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद जो कोर्ट होगी या फिर ट्रिब्यूनल होगी उसके पास इतनी पावर है और उसके पास जुरिस्डिक्शन होगी कि वो आपका जो डिस्प्यूट है वो क्या कर सकती है, रिजॉल्व कर सकती है, किसके अंदर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो एक्ट है 1947 का, उसके अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको पहले कहाँ जाना पड़ेगा, आप पहले जाएंगे कंसिलिएशन। हर एक स्टेट में या जो आप जहां रह रहे हैं हर जगह अगर कोर्ट वहां पे है तो कंसिलिएशन ऑफिसर्स भी होती हैं। ठीक है, मीडिएशन जो कोर्ट्स होते हैं, कंसिलिएशन कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, या फिर लोक अदालत होती हैं। ठीक, ये सारी चीजें होती हैं जिसमें कि आपको हेल्प की जाती है कि आपका अगर ऐसा कुछ डिस्प्यूट अराइज होता है। लेबर कोर्ट्स भी होते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे इस सिटी में या हमारे स्टेट में लेबर कोर्ट भी है, जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए बनी है अगर वो उनको डिसमिस कर दिया जा रहा है, अगर उनको निकाल दिया जा रहा है, किसी भी इलीगल तरीके से उनका कोई टर्मिनेशन कर दिया जा रहा है, तो आपके पास जो लेबर कोर्ट्स हैं वो आपके पास है कि वो आपको हेल्प कर सकती हैं और आपको इन सारी चीजों से बचा सकती हैं, आपको जस्टिस दिला सकती हैं, न्याय दिला सकती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका ऐसा कुछ डिसमिसल हो रहा है, टर्मिनेशन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाएंगे, उसके बाद 45 डेज जब बीत जाए, ठीक है, वो जितना भी उनकी प्रोसीडिंग अगर कंप्लीट हो जाए 45 डेज के बाद आप डायरेक्ट लेबर कोर्ट में जाके एप्लीकेशन वहां पे फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आपको क्या करेंगे, वो आपका जो भी प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, वो क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे। ठीक, अब आते हैं कि रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। अगर आपका पैसा बाकी है, ठीक, तो
कि कभी कभी क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं ना वो चले जाते हैं और उनको लगता है यार कौन लड़े, कौन इतना माथापच्ची करे, ये लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, वो अपना इतने इतने पैसे छोड़ देते हैं। ठीक, उनके जो पैसे बाकी होते हैं उनके एम्प्लॉयर के पास, वो सक्षम ही इतने नहीं होते कि वो ले जा पाए। तो इस वजह से इसके अंदर आपको यहाँ पे एक लीगल रिकोर्स प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि आप अपना पैसा जो है, जो बचा हुआ आपका मनी है, अमाउंट है, वो आप क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है, अपने कंपनी से। ठीक, तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है, ठीक है, एनी पर्सन अदर देन ऑथराइज पर्सन बाय हिम, अगर आपको निकाल दिया जा रहा है, ठीक है, अगर आप वर्कमैन के लिस्ट में फॉल कर रहे हैं और आपको अपने जॉब से निकाल दिया जा रहा है, ठीक है, तो या तो आप खुद ही जाके क्या कर सकते हैं, वहां पे अपना जो पैसा है वो रिकवर करा सकते हैं, या फिर आपके बिहाफ में भी जो आपके फैमिली वाले हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, आपके बिहाफ में जाके जो पैसे हैं, जो अमाउंट बचे हुए हैं, वो रिकवर करा सकते हैं। ठीक है, अगर वर्कमैन की डेथ हो जाती है तो उसकी असाइनी या फिर जो एयर्स उनके होते हैं, ठीक है, उनके लीगल जो एयर्स होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी जो बचे हुए पैसे हैं एम्प्लॉयर से निकाल सकते हैं। ठीक है, without prejudice to any other mode of recovery, make an application to the appropriate government for the recovery of the money due to him। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करिए, डायरेक्ट जाइए जो गवर्नमेंट है वहां पे एक एप्लीकेशन फाइल करिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एप्लीकेशन फाइल करते ही अगर गवर्नमेंट जो है उसको लगती है कि नहीं भाई सही है, इसका पैसा बचा हुआ है, इसको दिलवाना चाहिए, तो वो क्या करेगी, वो एक इशू करेगी सर्टिफिकेट कलेक्टर के पास। ठीक है, और कलेक्टर क्या करेगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, रिकवर करेगा जो अमाउंट है जो आपका ड्यू है। ठीक, जैसे कि वो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू निकालता है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू में आपने देखा होगा जो कलेक्टर होता है वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है। ठीक है, जो जमींदार होते हैं वो जमींदार से रेवेन्यू कलेक्ट करता है ना, आपने देखा होगा। तो वैसे ही इस केस में भी अगर मान लीजिए कि आपका पैसा जो ड्यू है, ठीक है, अगर आप ऐसे एम्प्लॉयर हैं, आप किसी भी एम्प्लॉय हैं जो कि आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, तो आपका अगर पैसा उनके पास ड्यू है और आपको डिसमिस कर दिया जा रहा है, तो आपके बिहाफ में भी या आप खुद क्या कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी डेथ हो गई है, मतलब किसी भी वर्कमैन की, तो उनके जो लीगल एयर होंगे या जो असाइनी होंगे, जिसको असाइन किया गया होगा, या फिर जो कि आपके प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, लीगल एयर मतलब आपका बेटा हो गया, ठीक है, या फिर आपके भाई हो गए, तो ये सब भी क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट जो है, जो आज जिस एरिया में आप जॉब करते थे वहां के एरिया के कलेक्टर को क्या करेगी, वो इशू करेगी एक सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये सही है, इसका पैसा बाकी है, ठीक है, उसके बाद वो इशू करेगी सर्टिफिकेट, और कलेक्टर क्या है, वो लैंड रेवेन्यू की तरह उस पैसे को कलेक्ट कर लेगा और उसके बाद क्या करेगा, आपको दे देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। प्रोवाइडेड दैट एवरी सच एप्लीकेशन शुड बी made within 1 year from the date on which the money became due to the workman from the employer। तो आपको 1 साल के अंदर अंदर क्या करना है, ये एप्लीकेशन फाइल करना है। ठीक है, 1 साल का आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है। कितना, 1 साल का टाइम पीरियड जो है वो आपको दिया हुआ है। उसी टाइम पीरियड के अंदर आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपका जो पैसा बचा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम करते हैं अपने वीडियो को खत्म, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी तो थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। अगर ऐसा कुछ हो गया है तो हमारे पास क्या लीगल रिकोर्स है, ठीक है, इस वीडियो में हमने देख लिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लोगों में शेयर करें, सो दैट कि वो भी जान सके कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारे पास क्या क्या लीगल रिकोर्स हैं जो कि अवेलेबल है। ठीक, जैसे कि आपका जो आपके पास लेबर कोर्ट है ना, लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट में आप जाके क्या कर सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं, है ना। जो आपके पास कंसिलिएशन ऑफिसेस हैं, ठीक है, कंसिलिएशन ऑफिसेस जो आपके पास हैं, वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, जाके एक तरीके से अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करवा सकते हैं। या फिर जो आपके पास ट्रिब्यूनल्स हैं,
ट्रिब्यूनल्स के भी पास आप जाके क्या कर सकते हैं, अपना जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व करवा सकते हैं। ट्रिब्यूनल का यही मतलब होता है, कोर्ट से ये अलग कैसे है कि कोर्ट में बहुत बर्डन होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं, तो इसलिए ट्रिब्यूनल बनाया गया सो दैट कि वो उनका बर्डन शेयर कर सके। मतलब कि ऐसा कोई केस जो कि जरूरी नहीं है कोर्ट में, तो वो ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड कर पाए। ठीक है, तो इस वजह से ये जो सारे मैटर्स होते हैं वो ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज जरूर से जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।